प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ये राजनीतिक धोखाधड़ी है, ये मतलब आप जो मेन मुद्दा है उससे आप किसानों का भला नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि हाँ अगर आड़तियों के पास पावर है, बड़े किसानों के पास पावर है, उनकी पावर को यूज करके मैं रकस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ, किसान भाड़ में जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये जो हमारे भ्रम है, और जो आखिरी भ्रम है कि ये शांतिपूर्ण है, तो ये शांतिपूर्ण तो कभी से नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से ये बक्कल ताड़ देंगे से शुरू हुआ, इनके कैंपों में लड़कियों का रेप हुआ, इनके कैंपों में तेल डाल के जलाया गया लोगों को। 26 जनवरी को जो हमने देखा है कैसे ट्रैक्टर को मतलब एक वेपन ऑफ मास टैंक बना दिया, उस पर मतलब पुलिस वालों को मारा जा रहा है, उसको पुलिस वालों को पीटा जा रहा है लाल किले पे। बेसिकली इनकी जो कोशिश थी, जो थोड़ी सी लखीमपुर खीरी में हुई कि किसी तरह से गोली चल जाए, किसी तरह से उपद्रव हो जाए, और जिससे हम फिर एक विक्टिम कार्ड और बड़ा प्ले कर सके। हम अपने जो विदेशी मित्र हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में है, जो वॉशिंगटन पोस्ट में है, जो ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट है, उसको एक्टिवेट कर दें हम, और किस तरह से मोदी के अगेंस्ट में, योगी के अगेंस्ट में लार्जर हम एक बैटलफील्ड खड़ा कर दें, जो इन्हें थोड़ा सा, इन्हें हल्का सा प्ले फील्ड लखीमपुर खीरी में मिल गया। 26 जनवरी में बहुत ट्राई करी, और पुलिस ने जो रिस्ट्रेंट दिखाया वो काबिल तारीफ है। पुलिस अगर एक भी गोली चला देती तो बस वहीं पे वो देखिए किसानों पे गोली चला दी, किसानों पे गोली चला दी, और वो उपद्रव, वो फोटो अपॉर्चुनिटी का जो वेट कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में भी ट्राई करा उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसे जैसे यूपी चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर तरीके का पॉलिटिकल टूरिज्म भी स्टार्ट हो चुका है। पहले हमने हाथरस में देखा, उसके बाद में हमने अभी फ़िलहाल लखीमपुर खीरी में देखा, इसके बाद न जाने कहाँ कहाँ पर सारा का सारा विपक्ष जाएगा, मीडिया जाएगा, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। लेकिन यह स्वतः संज्ञान और यह टूरिज्म कभी भी छत्तीसगढ़ में होने वाले दंगों, राजस्थान में लाठी भांजते पुलिस वालों को, वो भी किसानों के ऊपर ही, कभी भी नहीं दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ जो राजनीतिक गिद्ध हैं उनकी भरमार होती जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम एक बार फिर से आए हैं शांतनु गुप्ता जी के पास में। शांतनु जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनके साथ में हम पहले भी इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। हम उन्हें सभी राष्ट्रीय चैनल्स पर देखते रहते हैं और वो अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। नमस्कार अंकुर भाई। हमने जैसे कि देखा कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और पिछली बार भी हमने वीडियो में बात की थी कि जो शासन हमने पहले देखे हैं, जो विकास कार्य पहले हमने देखे हैं, उन सब पर बात ना करते हुए एकदम अचानक से वीडियो आता है जिसमें कि कुछ खालिस्तानी टी शर्ट पहने हुए लोग बेरहमी से कुछ लोगों को मार रहे हैं। वो वीडियो आने के बाद में फिर और ट्वीट्स आते हैं, राहुल गांधी मैदान में कूदते हैं, कन्हैया कुमार जो नए नए कांग्रेसी अभी बने हैं वो कूदते हैं, सपा बसपा सब आते हैं, और वहाँ से हमें पता लगता है कि एक गाड़ी है जो किसानों को रौंदती हुई जा रही है। ये सारे जो एस्पेक्ट सोशल मीडिया पर फिलहाल चल रहे हैं, कोई तथाकथित पत्रकार वीडियो की स्पीड बढ़ा करके दिखा रहे हैं, तो कोई उनके स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं। इन सब विषयों पर हम जानना चाहेंगे, जो आपका व्यू है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे अपने सत्य सनातन के दर्शकों को कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए अंकुर भाई, मेरे ख्याल से हम में से किसी को भी शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम ना तो इन्वेस्टिगेशन थ्योरी में ट्रेंड हैं कि क्राइम ऑफ सीन को कैसे रिक्रिएट करना है, कौन सी वीडियो वैलिडेटेड है, कौन सी सर्टिफाइड है, जिसके बेस पे आईओ सर्टिफाइड वीडियो लेगा, फिर केस डायरी तैयार करेगा। प्रोसीजर है लॉ में, और हम लोग किसी में उसमें ट्रेंड नहीं है ना। चैनल में, मैं जितने चैनल में गया हूँ पिछले 3-4 दिन में, हर आदमी अपनी एक थ्योरी बता रहा है। और अगर एक कॉमन सेंस लगाया जाए, जो 7-8 वीडियो अवेलेबल है, क्या पता उस 7-8 वीडियो के अवेलेबल से कोई और भी वीडियो हो, क्या पता कुछ वीडियो वहाँ के हों, किसी की स्पीड बढ़ा रखी हो, किसी में कुछ मॉर्फ कर रखा हो। लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए, जो मुझे सामान्य रूप से समझ में आती है, उसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा, जो अजय मिश्रा मंत्री के बेटे हैं, वो उसमें बैठे थे, उन्होंने गोलियों से भून डाला। पहली बात तो ये आई, गोलियों से भून डाला। अब पोस्टमार्टम में कोई भी गोली नहीं आई। अब उन्होंने कहा दोबारा पोस्टमार्टम होगा, गोली कोई नहीं आए, और पोस्टमार्टम खराब हुआ, पूरा पैनल ने कराया, वीडियो रिकॉर्डेड पोस्टमार्टम है। तो मतलब योगी आदित्यनाथ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा तीर नहीं छोड़ा कि भाई आप बच सकें उससे। तो वो बात वहाँ खत्म हो गई। अब आती है कि आशीष मिश्रा उसमें थे या नहीं थे। देखिए, ऐसे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ड्राइवर बैठा था,
शायद हरिओम मिश्रा जिसका नाम था, उसको तो लिंच कर दिया गया। हाँ, वो अलग बात है कि लिंच किसने किया उस पर केस होना चाहिए, वो तो बात ही नहीं आ रही है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। जैसे वो तो थे ही नहीं कोई, जबकि उसके वीडियो तो बिल्कुल क्लियर है। चलो हरिओम मिश्रा लिंच हो गए, जो दूसरे बैठे थे वो भाग गए। आपको लगता है कि नेता का लड़का थार गाड़ी में पीछे बैठेगा? आप कह रहे हैं दबंग नेता था, वो थार गाड़ी में पीछे बैठेगा कि नेता का लड़का? और अगर वो पीछे भी बैठा तो सबको उठा के लिंच कर दिया, तो नेता का लड़का भी लिंच हो चुका होता। बिल्कुल। तो ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन अगर देखिए, मैं इसमें फिर मैं कहता हूँ शर्लक होम्स हम लोगों को नहीं बनना चाहिए, पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। दूसरी बात कि वो जो गाड़ियां निकल रही हैं, जो बाकी वीडियो देखे तो उस पर डंडे लाठी तलवारें बरसाई जा रही हैं जी। अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हो, उस पर डंडे लाठी बरसाए जाएं, आपका शीशा, उस गाड़ी का सामने का विंडशील्ड टूटा हुआ लग रहा है, जो ड्राइवर की साइड का शीशा टूटा हुआ लग रहा है, ऐसे में वो शीशा खोल के तो चलाएगा नहीं, जब इतनी हराकरी होगी। तो वो भागने की कोशिश कर रहा है क्या वहाँ पे? ऐसे में क्या करेगा वो? भागने की कोशिश करेगा या फिर वो गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कोई आदमी पगला ही होगा जो हजारों लोगों पर गाड़ी चलाए, कितनी देर तक गाड़ी चला पाएगा वो? बिल्कुल। अगर वो चाहे वो गाड़ी चढ़ा दूं, कितनों पे चढ़ा देगा? 10-20 पे चढ़ा देगा, फिर तो गाड़ी रुकी जाएगी। कोई वो जेसीबी लेके तो चल नहीं रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि वहां पे मंत्री का एंगल आ गया, तो इनको एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया कि मंत्री के लड़के ने रौंद दिया किसानों को। तो मुझे लगता है कि बात हमें यहीं पे खत्म करनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन को देखिए, इन्वेस्टिगेशन में से 90 दिन का समय होता है, और इसीलिए 90 दिन ऐसे नहीं सोच के रखेंगे भाई किसी में भी एक टेप आएगा, काउंटर टेप आएगा, पब्लिक से पूछा जाएगा, मीडिया से पूछा जाएगा, इतने लोग से हजारों लोग, सबके पास एक मोबाइल कैमरा था, सारी वीडियो कलेक्ट करे जाएंगे, देखेंगे क्या सीरीज बन रही है, कौन कब था, किसके कॉल रिकॉर्ड्स क्या थे, किसके सीडीआर था, किसकी प्रेजेंस क्या थी। उसके बाद 4 चैनल पे आपने वीडियो दिखाई, मैंने कहा मैगी की तरह बना दिया, ये है कल्प्रिट, ऐसे और उसको गिरफ्तार कर लो, मंत्री इस्तीफा दे दे। मतलब ये कौन सा ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि मंत्री, आपने कुछ कहानी बनाई और मंत्री इस्तीफा दे दे? ऐसे तो मतलब पूरे देश के विधायक मंत्री इस्तीफा ही देते रहेंगे। अगर इस तरह से अगर हम पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई, तो मेरे ख्याल से कोर्ट और पुलिस सब बंद कर दें। हम चैनल पे बैठ के आपके वीडियो के चैनल मिल गए, आप तो निर्णय सुनाए, मेरे घर पे फांसी दे दी जाए, ऐसे नहीं चलेगा। टिकट चाह रहे हैं कि वहां भी अपनी खाप पंचायत कर रहे थे, तालिबान ने अपना कुछ भी सुनाया, लड़की मोबाइल नहीं रखेगी, लड़की जींस नहीं पहनेगी, लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़की इससे फालतू पड़ेगी नहीं। इसमें 2 चीज़ें जो आपने बताई हैं, पहली कि एक कोई भी गाड़ी वाला ऐसा तो है नहीं कि सबको मार के वहाँ से निकल जाएगा केवल थार से। 10 महीने से लोग पड़े हुए हैं, जिन एरियाज़ में पड़े हुए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत परेशान हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनके पास में तो हथियार भी हैं, उनके पास में गाड़ियाँ भी हैं। अभी तक किसी ने गाड़ी नहीं चढ़ाई, तो गाड़ी छोड़िए, किसी ने पैदल जाके भी इनको कुछ बोला नहीं है कि हम परेशान हैं, बाइक भी उनकी तरफ नहीं चढ़ाई। दूसरी चीज़ ये है कि जिस समय पर कहा गया कि अजय मिश्रा टेनी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, ड्राइवर हाथ जोड़ के कह रहा है दादा मुझे बख्श दो, मुझे माफ़, मतलब मुझे छोड़ दो, और मुझे उसने नहीं भेजा है। बल्कि ड्राइवर चाहता तो झूठ बोल सकता था, झूठ बोल सकता था जान बचाने के, उसकी जान बच जाती। मतलब एक तरह से डाइंग कन्फेशन जिसको हम बोलते हैं कि मरते समय का जो स्टेटमेंट होता है वो सत्य होता है, और वो मर गया बेचारा। वो मर भी गया। उसने नहीं कहा, उसने कहा मुझे कहा है कि हाँ देख के आओ भीड़ क्यों लगी है। उसने कहा आपको मारने के लिए भेजा है, गाड़ी चढ़ाने के लिए, नहीं दादा मुझे छोड़ दो, नहीं, और वो मार दिया। डाइंग कन्फेशन है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर बात नहीं, क्योंकि वो पूरी थ्योरी में फिट नहीं हो रहा है, जो कहानी मनगढ़ंत बनाई उसमें फिट ही नहीं हो रही है वो स्टेटमेंट। दूसरी बड़ी चीज़ कि हमने एक और चीज़ देखी है कि जब 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर पलट गया था, ट्रैक्टर पलटा था और वो लड़का मर गया था, और उसके बाद भी यही थ्योरी बनाई गई थी। इवन आपको तो पता है कि कितने बड़े रिपोर्टर राजीव सरदेसाई ने कहा था कि गोली चली है और गोली मारी गई। वही सीन यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे भी गोली है, कोई पुराना सीन की अजय मिश्रा गोली में बंदूक में गोलियां चला रहे हैं, वो कहीं सीन लेके यहाँ पे दिखा रहे हैं। उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर होगी, वो गोली लगा रहे होंगे अपनी बंदूक में, वो सीन लेके यहाँ पे कि उन्होंने गोलियां चला दी। फिल्म की शूटिंग चल रही है और वो आराम से शूट करवा रहे थे, वो गोलियां चलवा रहे हैं चारों तरफ, और फिर अजय मिश्रा ये सब करके बच के निकल भी गए। अजय मिश्रा लिंच नहीं हुए, बाहुबली थे। हाँ, वो बाहुबली थे, उनको सबने छोड़ दिया वहां पे। मतलब ऐसी कैसी कहानी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी हमें इस पर कयास नहीं लगाना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देना चाहिए। क्या वीडियो है, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, क्या कब हुआ। जैसे वो कह रहे हैं कि वो दंगल में थे, 2500 लोग सामने थे, अगर टाइम मैच हो गया तो वहीं पे मामला खत्म हो गया कि अगर सेम टाइम पे दोनों चीजें हो रही हैं तो ऐसे ही खत्म हो गया। वहां पर 2500 लोगों ने देखा है, व्यक्ति सामने मंच पे बैठा, तो वैसे ही डिस्प्रूव हो गई पूरी थ्योरी। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, हमें बाकी तथ्यों पर बात करनी चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से हम भी करके उसी लीग में आ जाएंगे कि वो 4 वीडियो के कयास लगा के हम इसको या तो इस पक्ष को या उस पक्ष को हम दोषी माने। यस, लेकिन कहा यह जा रहा है कि योगी के राज में जंगल राज है, किसी को न्याय मिल नहीं पा रहा है, कहीं हाथरस जैसी घटना हो जाती है, तो अब यहाँ की घटना हो गई है। उससे पहले म्यांमार के भी बहुत सारे वीडियोस बाहर के नदी में शव बहाए जा रहे हैं, म्यांमार के बहुत पुराने वीडियोस दिखा करके भी ये सारी चीज़ें बताई गई थी। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? क्या योगी जी लॉ एंड ऑर्डर को लाने में या फिर कानून के मामले में पिछड़ रहे हैं या फेल हैं?
अगर हम हाथरस इस फिलहाल के लखीमपुर के केस को भी देखें? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर दो तीन तरह से देखा जाता है। एक देखा जाता है कि जनरल लॉ एंड ऑर्डर क्या है। अब हम दोनों घर में बैठे हैं, खुदा ना खास्ता हम लोग अच्छे मित्र हैं, अगर हम लोग आपस में लड़ाई करने लगे, इसमें हम लोग नोएडा में बैठे हैं, इसमें योगी जी क्या कर लेंगे जी, हम पे कोई हाथापाई कर ले, तो दो लोगों की जो राइवलरी है वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं। हाँ, उसके बाद कार्रवाई क्या होती है वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। हाँ, जनरली राइट्स हो रहे हैं क्या, दंगे हो रहे हैं क्या, मुजफ्फरनगर में जैसे दंगे होते थे वैसे हो रहे हैं क्या, एक एक हर 6-6 महीने में 15-15 दिन में दंगे होते थे वो हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। देखिए, एनसीआरबी का अभी डेटा है, उसने कहा जो सारे क्राइम के डेटा हैं वो कम हो रहे हैं, जो 2016-17 से जो अब 2020-21 में आए हैं वो क्राइम का डेटा गायब जा रहा है, चाहे वो लूटपाट का हो, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो आगजनी का हो, चाहे वो राइट्स का हो, वो खत्म हो रहा है। हो क्या रहा है उल्टा, जो नाम विधानसभा में घुमा करते थे, संसदों में घुमा करते थे, अतीक अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ऐसे सारे नाम, वो नाम कहाँ है, वो सारे जेलों में हैं, उनकी प्रॉपर्टियां तोड़ी जा रही हैं। कितने करोड़ की प्रॉपर्टी तोड़ी गई, जो सोच भी नहीं सकते थे, उनके घर से गुजरना आप नहीं करते थे, वो प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है। तो ये बहुत लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। 1800 करोड़ की रिकवरी कर ली गई है। तो मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे अच्छा सूचक पता है क्या है, अगर इंडस्ट्री आपके यहाँ आ रही है, इंडस्ट्री कोई आंकड़ा देख के नहीं आती है, उसे दो चीज़ें चाहिए, क्या मेरा पैसा सेफ है, क्या मेरा एम्प्लॉय सेफ है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ तो मेरी जो मैं सेटअप लगा रहा हूँ वो सेफ है क्या, और मेरा एम्प्लॉय जो उसको मैं लगाऊंगा वो सेफ है क्या। इतना इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, चाइना से कंपनी छोड़ती है तो ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में आके जमती है। तो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश में, वो उसका सबसे बड़ा सूचक है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुदृढ़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मतलब ये स्ट्रे केसेस जिनको बड़ा करा जाता है, उसके दो कारण, एक तो उत्तर प्रदेश हर समय लाइमलाइट में रहता है, सारा मीडिया नोएडा में, उठ के चले जाओ बस। ये सिमिलर घटना अगर केरला में होगी, और आपको तो पता ही अभी छत्तीसगढ़ में घटना हो रही है, अभी राजस्थान में घटना हो रही है, वो कोई टीवी डिबेट नहीं है। मैंने 3 दिन से कोई राजस्थान पर डिबेट नहीं करी, मुझे नहीं बुलाया गया छत्तीसगढ़, क्योंकि ऐसी कोई डिबेट है ही नहीं। वो तो हम लोग मेंशन कर देते हैं, फिर भी वो पॉइंट आ गया है, नहीं तो वो डिबेट ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, एक तो भगवाद्वारी सीएम है, और दूसरा उत्तर प्रदेश नोएडा के पास है, तो हर मतलब जिसे हम कहते हैं डोर स्टेप रिपोर्टिंग, घर के बाहर निकले, जो रिपोर्ट करके घर में आके सो गए, तो लेजी रिपोर्टिंग हो रही है। उतने दूर कौन जाएगा, खर्चा लगेगा, वहां हवाई जहाज से भेजना पड़ेगा पत्रकार को, तो सस्ता कर लो। देखा है ना, अभी राजस्थान में हम देखा कि किसान एमएसपी के लिए पहुंचे और उनकी बहुत बुरी तरीके से वहां पे पिटाई हुई। अभी फिलहाल कवर्धा छत्तीसगढ़ में 2 समुदायों के बीच में झगड़ा चल रहा है और काफ़ी सारा नुकसान भी वहाँ हो चुका है, लेकिन यहाँ लखनऊ में वो एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री साहब ज़मीन पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ पिंकी दीदी जो है वो रूम में झाड़ू लगाकर, वहाँ पे भी कैमरा फिक्स है, वहाँ भी कैमरा फिक्स है। हाँ, और हमने देखा कि भदौरिया साहब भी कैमरा लेके फिक्स लगा के उसको बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी अगर कहीं पे पहुँचते तो कैमरा लगा के फिट बैठे हुए हैं, सब कुछ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि एक तरीके की जो गिद्ध वाली जो राजनीति होती है कि सिर्फ लाशों को नोचना, और वो भी एक स्पेसिफिक फील्ड में। उत्तर प्रदेश में सबको सब कुछ दिखाई दे जाता है, लेकिन राजस्थान में एक जाटव लड़के को बहुत बुरी तरीके से अभी लिंच किया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी इस तरीके की ना तो कोई पॉलिटिकल कमेंट्री हुई है, ना ही कोई टूरिज्म हुआ है। मैं तो स्टार्टिंग में मेरे मन में यही था कि मैं आपके पास में आऊँ, उत्तर प्रदेश में जितना विकास कार्य हुआ है उसके ऊपर हम बातचीत करें, लेकिन बीच बीच में इस तरीके के कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है, और क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले में राकेश टिकैत कहीं ना कहीं, और ये 10 महीने पुराना जो आंदोलन, तथाकथित आंदोलन चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं फोकस में आता है। और ये सब चीज़ें ना होती तो शायद कल लखीमपुर खीरी का ये कांड भी ना होता। सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि दिल्ली को बंधक बना के आपने रखा हुआ है, और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि रास्ते हमने नहीं बल्कि यहाँ की पुलिस ने और सरकार ने रोके हुए हैं। राकेश टिकैत की ये जो मेंटालिटी है, उनकी ये जो एक तानाशाही है, मीडिया को सीधे खुली धमकी देते हैं कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, नहीं तो अगला टारगेट आप हो, और अगले ही दिन फिर पत्रकार की हत्या हो जाती है। यहाँ नरेश टिकैत का स्टिंग ऑपरेशन होता है, उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। राकेश टिकैत आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मेरे ख्याल से राकेश टिकैत अपने आप में एक इवॉल्विंग प्राणी है, उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं है। उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, 10,000 वोट भी नहीं ले पाए। अभी जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा उनकी पार्टी की तरफ से, उनके दल की तरफ से, उनका जो समूह है वो भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो इवॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने लखीमपुर खीरी में खासकर थोड़ा सा एक सकारात्मक रोल प्ले किया। वो एक तरह से निगोशिएटर बन गए, वो एक तरह से मीडिएटर बन गए, जिन्होंने किसानों का जो वहाँ का ग्रुप था
उसके बीच और सरकार के बीच, और फाइनली एडीजी प्रशांत कुमार ने उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो 2-3 मांगे थी, जो मुआवजा था, जो नौकरी थी, जो एफआईआर लिखनी थी, जो न्यायिक जांच होनी थी, वो सब माना। लेकिन हाँ, उनका जो दिल्ली का रुख है वो अभी भी बड़ा अड़ियल है कि भाई 12-13 राउंड्स की बात हो चुकी है। किसान नेता अभी भी कह रहे हैं भाई अगर वो तीनों फार्म लॉ हटा देंगे तभी हम बात करेंगे। ये तो बात ही नहीं हुई, इसमें फिर डिस्कशन क्या हुआ? फिर तो आपने पहले ही तय कर लिया। डिस्कशन मतलब होता है कि मैं कुछ आपसे बात कहूंगा, आप मुझसे कुछ बात कहेंगे, तो डिस्कशन का स्कोप तो रोक दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमसे कहा जा रहा है कि ये 20 करोड़ किसानों का आंदोलन है, ये नहीं है। ये 2.25 स्टेट का चुनाव और इनका भी अलग अलग परत है। पंजाब में आड़तियों का आंदोलन है, हरियाणा में इसको जाट प्राइड का आंदोलन बना दिया गया है, और वेस्ट यूपी के 4 जिलों, पूरे वेस्ट यूपी में केवल 3 या 3.5 जिलों में ये थोड़ा आरएलडी, थोड़ा राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, उनके परिवार की राजनीति चमकाने का, और कैसे गौरव टिकैत या उनके जो पुत्र हैं नरेश टिकैत के, उनके लिए सपा आरएलडी कोटे से टिकट ले ली जाए, एक आध 2 टिकट मिल जाए, उसका है ये खेल पूरा। और जैसे ही पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव अच्छा बुरा जो भी ये सॉल्व हो चुका होगा, तो उसके बाद अपने आप ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो राकेश टिकैत ने यहाँ तो सकारात्मक भूमिका निभाने का कारण क्या, मतलब वहाँ योगी जी बैठे उत्तर प्रदेश है, मेरे ख्याल से अच्छा प्ले भी करा उन्होंने, क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों को रोटियां नहीं सेकने दी उन्होंने कि आप आओ रो उनके सामने। देखिए, बाकी राजनीतिक दल किसी का जाना ही नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। आप हैं कौन? आप राहुल गांधी हैं, जिनकी लोकसभा में अटेंडेंस जो 17वीं लोकसभा चली उसमें 45% है जी। आप अपने घर से 6 मिनट में पार्लियामेंट, उसमें नहीं जाते हैं आप 45%। उत्तर प्रदेश के सांसदों की 84%, 85%, 90% अटेंडेंस है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे फ्लाइट भी नहीं है, ट्रेनों से बैठ के, बसों से, गाड़ियों से आते हैं अपनी 17 घंटे 14 घंटा। बिहार की अटेंडेंस 80% है। इनकी अटेंडेंस दिल्ली में बैठ के, उनका घर बिल्कुल पार्लियामेंट के 3-3.5 किलोमीटर दूर है, 6-7 मिनट लगते हैं वहां के ट्रैफिक में, इनकी 50% है। अखिलेश यादव भाई साहब की 36% अटेंडेंस, 36% अटेंडेंस है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जाते नहीं है। 2.5 साल हो चुके हैं इस लोकसभा को, आजमगढ़ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 2.5 बार नहीं गए। अमेठी 10 साल में 5 बार नहीं गए, अमेठी के लोगों ने वायनाड भेज दिया। हाँ, तो अगर कोई सीरियस पॉलिटिशियन जाता है तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप पार्लियामेंट जाते नहीं है, अब वहां क्वेश्चन पूछते नहीं, आप डिबेट करते नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते नहीं है, और आप ऑल ऑफ अ सडन प्रकट हो जाएंगे लखीमपुर खीरी में, आप ऑल ऑफ अ सडन प्रकट हो जाएंगे हाथरस में। इसलिए दिक्कत आती है कि भाई आप ये शॉर्टकट राजनीति क्यों अपना रहे हैं, कि मैं इसलिए मैं वर्चुअल टूरिज्म कह रहा हूं कि भाई आपके खुद के स्टेट में कर्फ्यू लगा रखा है। कर्फ्यू बड़ी चीज होती है, ऐसे नहीं लगता है। और भूपेश बघेल यहाँ बैठे हैं और वो राहुल गांधी के सामने नंबर बनाने के लिए उनके साथ साथ घूम रहे हैं। देखिए, जब एक, और वो चन्नी अभी सीएम बने, 15 दिन हुआ नहीं सीएम, पता है नहीं क्या है राजपाट, वो यहाँ पहुंच गए क्योंकि सरदारों का इलाका है। भाई जब एक सीएम जाता है तो प्रोटोकॉल होता है उसका। अब पुलिस ये व्यवस्था करे कि बाकी लॉ एंड ऑर्डर बाकी संभाले। अब एक सीएम जाएगा, एक पत्थर भी अगर कंकड़ भी गिर गया राहुल गांधी पे, देखिए आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते। तो आप प्रशासन को जानबूझ के, एक कहते हैं ना वो पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, आप उनको एक अलग परिस्थिति में ला रहे हैं। वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहे हैं, वहां सैंक्टिटी भी बना के रख रहे हैं। वो सब के बावजूद आपको अपनी पॉलिटिक्स इस समय खेलनी है, तो वो तो गलत है, वो गलत है। और मेरे ख्याल से जनता देख रही है, जनता समझदार हो चुकी है। आजकल यूट्यूब 24/7 चैनल, ट्विटर, फेसबुक, आप बुद्धू बना के नहीं निकल सकते कि मैं झाड़ू मारूंगी और पता लग जाएगा, क्योंकि आप किस तरह से रहते हैं। और एक वो पत्रकार है, वही आपके राजदीप सरदेसाई, मतलब प्रियंका गांधी अपने बंगले से एसयूवी लेके निकले और कहते बेल्ची मूवमेंट आ गया। बेल्ची मूवमेंट क्या है? वो इंदिरा गांधी 77 में जब उनकी राजनीति खराब हो गई थी तो कुछ दलित कास्ट वॉर हुई बिहार में, कुछ दलित लोग मर गए, 15 लोग। तो ये पहुंची, सड़कें थी नहीं, मतलब तब तक के 40 शासन में सड़कें नहीं बनी थी, तो हाथी में बैठ के चली गई, बहुत बड़ी बात हो गई। और तब से उनकी राजनीति का थोड़ा रिवाइवल हुआ। तो अब जब भी सोनभद्र गई प्रियंका गांधी, बेल्ची मूवमेंट, अभी गई बेल्ची, अब कितनी बार आएगा बेल्ची मूवमेंट? मतलब ये अपनी एसयूवी लेके निकले और बेल्ची मूवमेंट। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सलमान खान की अपनी घर की मूवी होती है उसमें 100 बार एंट्री होती है, 100 बार एंट्री होती है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि भाई जैसे ये थोड़ा कुछ कर रही है, बस घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, सोते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, तो निकले तो बड़ा नुकरे, तो वही बड़ी बात होगी। तो मतलब लग रहा है कि लुटेंस मीडिया जो उनका खास है वो उनको एस्टैब्लिश करने में लगा रहता है। एक पत्रकार लिखती है, कांग्रेस हैज टेकन एन एज, मतलब ये एज लेने की लड़ाई है कि कांग्रेस एज ले रही है कि सपा एज ले रही है कि कौन एज ले रहा है। भाई ये एज लेने की लड़ाई, वो 9 लोग मर गए, उनकी बात नहीं हो रही है, और 9 तो क्या, वो 4 की बात हो रही है, तो इसीलिए वल्चर है। और वो राजदीप सरदेसाई तो बोलता भी यही है। अब यहाँ पे क्या है ना कि कोई मरा तो मरे, हमें तो मांस नोचने के लिए मिल रहा है। देखो, वो जैसे वो चार किसान जो आंदोलनकारी थे, वो उनकी मृत्यु हुई है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, जैसे भी मृत्यु हुई। जो 4-5 लोगों को लिंच करा, क्या उनका जीवन नहीं था?
और अब कह रहे हैं कि कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। मुझे तो लगता है जो 4 लोग, अगर मुझे प्राइमा फेसी, अगर मैं भी थोड़ी देर शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश करूं, जिस गाड़ी में रहूंगा उसके लोग तो लिंच ही करें, पकड़ेंगे किसको? वो जितने लोग थे सबको तो मार दिया, आपने तो सोचा ही नहीं। अब क्या पकड़े, आप किसे पकड़ेंगे? अब वो जाके अब वो कहेंगे मंत्री के लड़के को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। तो मेरे ख्याल से मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लोग समझ गए हैं। आप इतनी नॉन सीरियस राजनीति करेंगे कि मैं 6 महीने में जब भी मैं ऐसे लेंस देख के केस देखता रहूंगा, जहां भी केस होगा, अगर उसमें कांग्रेस शासित प्रदेश होगा तो मैं चुप्पी बांट लूंगा, ना मैं ट्वीट करूंगा, ना मैं फोन करूंगा अपने मुख्यमंत्री को बुला लूंगा, यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की एक एडवर्स सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और उन कुछ घरों में जाके रोने बिलखने की एक्टिंग करूंगा। मेरे ख्याल से ये एक्टिंग अब नहीं चल पाएगी, उनको सीरियस पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। लखीमपुर खीरी में बड़े बड़े बोर्ड्स लगे कि 84 दंगे के जो गुनहगार हैं उनकी सिंपैथी हमें नहीं चाहिए, फिर भी कांग्रेस वहां जा रही है। देखिए, वो तो लखीमपुर खीरी उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर जिला है उसके पास पड़ता है, वहाँ पे पुरानी सरदारों की बसावट है और इनको एंगल भी यही मिला क्योंकि वहाँ पे किसान आंदोलन तो वेस्ट यूपी का आंदोलन है, वहाँ कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं था, वहाँ तो कुछ और है, वहाँ कुछ और केस है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। वहाँ पे बहुत सारे जो बड़े किसान हैं उन्होंने कुछ जंगल की जमीनें, कुछ वैसे इलीगल जमीनें हथियाई हैं, जिसपे जो अजय मिश्रा टेनी है ये लंबे समय से काम कर रहे हैं कि जो इलीगल पट्टे हैं उनको छोड़ें जी। तो वो एक आपस में वो एमपी साहब की और वहाँ के किसानों की टशन चल रही काफी समय से कि भाई वो इलीगल प्रॉपर्टी खाली होनी भी चाहिए। और योगी सरकार ने, जैसे हमने बात करी, इलीगल प्रॉपर्टी कराई है तो उनकी एक आपस में ठनी हुई, वहाँ पे कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा है बड़ा। आपने सुना कभी अभी इतने एक साल में? लेकिन ये किसी भी पश्चिम के किसी भी पूर्व के जिले या पश्चिम के 3 जिलों को छोड़ के कहीं भी, बुंदेलखंड में, अवध में, पश्चिम में, पूर्व में हमने कहीं नहीं सुना। तो वहां पे ऑल ऑफ सडन क्या, वो इवेंट की तलाश कर रहे थे, कोई बड़ा आदमी आया, अब वहां केशव प्रसाद मौर्य दंगल देखने आए तो उन्होंने कहा चलो अब यहाँ पे करा जाए। तो ये तो मौके की तलाश में है। और हमने देखा आज आप सरदारों के हितैषी हो गए। आपने 1984 के दंगों का आज तक उसको सेटलमेंट नहीं करा। कोर्ट ने कुछ कर दिया, भाजपा ने कुछ पुश कर दिया तो कर दिया, आपने आज तक सेटलमेंट नहीं करा। अभी भी जगदीश टाइटलर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठाया जाता है। पता नहीं मतलब इतनी बेशर्मी कैसे आती है, घर तो बैठा दे, मतलब इतनी बेशर्मी कैसे आती है। जिस आदमी जो मेन उसका अक्यूज्ड है उसको भी आपने कमलनाथ जो मेन अक्यूज्ड है उसको आप सीएम बना रहे हैं, उसको सीएम बना रहे, एक आदमी को बगल में बैठा रहे हैं, सज्जन कुमार केस लड़ रहे हैं, वकील भेज रहे हैं। तो ऐसे लोग जब एक झूठी सांत्वना देने जाते हैं, जो ना संसद में जाते हैं, ना ऑनेस्ट लगते हैं अपने टॉपिक के प्रति, और जब पब्लिक में जाते हैं, ना संसद में जाते हैं, ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक इवेंट पे जाते हैं, लोगों को पता लग जाता है कि इवेंट मैनेजमेंट है। लोग अब इतने बेवकूफ नहीं, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज से 20 साल 30 साल पहले अब ऐसी राजनीति चल जाती थी कि आप हाथी में बैठ के थोड़ा ड्रामा कर दिया इंदिरा गांधी ने तो चल गया, क्योंकि तब इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है। आप एक काउंटर करेंगे, आप एक वीडियो डालेंगे कि भाई कोई व्यक्ति अगर उसको सुना, वो जो कार जोर से जा रही है वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो चलाई गई है, कुछ चैनलों ने चलाई है। तो अगर कोई वीडियो ऐसे चलाते हैं तो उसका काउंटर भी आ जाएगा। अब वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की एज नहीं है कि आपको झूठ फैला दें, उसका काउंटर नहीं आएगा पब्लिक में। इतनी फॉरेंसिक जांच होती है, सब हमें पता लग जाता है कहाँ वीडियो कट हुई है, कहाँ आवाज दबाई गई है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं। बहुत सारी आपने अच्छी जानकारियां दी हैं और मैं भी अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई भी अवधारणा एकदम से नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि सरकार वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हेतु कितना कार्य कर रही है, कोर्ट कितना उस पर संज्ञान ले रहा है, आंदोलनों की आड़ में क्या क्या कुछ चल रहा है। मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इसको एक खालिस्तान मोमेंट, कई बार इसमें बातें आई हैं कि ये खालिस्तानी मोमेंट हो सकता है, या उसके पीछे हमने देखा है कि किस प्रकार से विदेशों से भी अभी कहा गया है 9 तारीख को ड्रोन और ट्रैक्टरों से योगी जी को घेरो और जो लीगल टेररिज्म है उसका पूरा प्रयोग करो। आपको कितना लगता है ये सारी चीज़ें देखने के बाद में कि इसके बीच में कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट का हाथ हो सकता है, उसके द्वारा प्रेरित हो सकता है? जी देखिए, ये जो पिछले 1 साल में जो किसान आंदोलन हुआ और जो हमने इसकी विभिन्न घटनाएं देखी, कुछ पंजाब में, कुछ हरियाणा में, कुछ दिल्ली में, कुछ वेस्टर्न यूपी में, अब लखीमपुर खीरी में, इससे 3-4 बातें तो स्पष्ट हैं। जो हमें झूठ खिलाए गए या पिलाए गए वो तो टूट चुके हैं। पहला झूठ क्या था? पहला झूठ था ये कि 20 करोड़ किसानों का आंदोलन है, जो हमें पता लग गया कि नहीं है। जैसा हमने कहा, पंजाब में आड़तियों का आंदोलन है, हरियाणा में जाट प्राइड का आंदोलन है और पश्चिम में कुछ एक आध दल की राजनीति का आंदोलन है। पहली बात। दूसरी बात हमें कहेगी अराजनीतिक है, ये अपोलिटिकल है, इसमें राजनीति का है। भाई योगेंद्र यादव एक फेल्ड पॉलिटिशियन, राकेश टिकैत एक फेल्ड पॉलिटिशियन, बाकी सब ने इसको एंडोर्स करना शुरू कर दिया। सपा उसके फोटो ट्वीट कर रही है, सपा अपने फोटो कम ट्वीट करती है, राकेश टिकैत के फोटो ज़्यादा ट्वीट करती है। तो अपोलिटिकल कहीं से नहीं है।
जो सबसे बड़ी बात है कि क्या ये किसान आंदोलन है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप बचपन में निबंध लिखते थे हम कि फार्मिंग को कैसे इंप्रूव करा जाए, सबसे पहला पॉइंट होता है कि बीच के मिडिलमैन को हटाओ, आड़तियों को हटाओ। हम ऐसा 20-30 साल पहले लिखा करते थे। और ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने ये कहानी है पास्ट में। कृषि मंत्री कौन लंबे समय तक शरद पवार, उन्होंने खुद कहा है कि एपीएमसी एक्ट को रिव्यू करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, ऐसे हर बड़े नेता ने, महेंद्र टिकैत ने अपने कहा, बल्कि राकेश टिकैत ने जब आए तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, इससे मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। 27 साल बाद हमारी ये मांग पूरी हुई है। कल उनकी शायद जन्मतिथि थी या पुण्यतिथि थी, और उसमें राकेश टिकैत का मुझे ट्वीट तक नहीं दिखा रात तक, तो वो शायद वो भूल गए। तो ये लोग जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि राजनीतिक धोखाधड़ी है, ये मतलब आप जो मेन मुद्दा है उससे आप किसानों का भला नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि हाँ, अगर आड़तियों के पास पावर है, बड़े किसानों के पास पावर है, उनकी पावर को यूज करके मैं रकस क्रिएट कर सकता हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूं, किसान भाड़ में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये जो हमारे भ्रम है, और जो आखिरी भ्रम है कि ये शांतिपूर्ण है, तो ये शांतिपूर्ण तो कभी से नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से ये बक्कल ताड़ देंगे ऐसे शुरू हुआ। इनके कैंपों में लड़कियों का रेप हुआ, इनके कैंपों में तेल डाल के जलाया गया लोगों को। 26 जनवरी को जो हमने देखा है कैसे ट्रैक्टर को मतलब एक वेपन ऑफ मास टैंक बना दिया, उस पर मतलब पुलिस वालों को मारा जा रहा है, उसको पुलिस वालों को पीटा जा रहा है लाल किले पे। बेसिकली इनकी जो कोशिश थी, जो थोड़ी सी लखीमपुर खीरी में हुई कि किसी तरह से गोली चल जाए, किसी तरह से उपद्रव हो जाए, और जिससे हम फिर विक्टिम कार्ड और बड़ा प्ले कर सके। हम अपने जो विदेशी मित्र हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में है, जो वॉशिंगटन पोस्ट में है, जो ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट है, उसको एक्टिवेट कर दें हम, और किस तरह से मोदी के अगेंस्ट में, योगी के अगेंस्ट में लार्जर हम एक बैटलफील्ड खड़ा कर दें, जो इन्हें हल्का सा प्ले फील्ड लखीमपुर खीरी में मिल गया। 26 जनवरी में बहुत ट्राई करी, और पुलिस ने जो रिस्ट्रेंट दिखाया वो काबिल तारीफ है। पुलिस अगर एक भी गोली चला देती तो बस वहीं पे वो देखिए किसानों को गोली चला दी, और वो उपद्रव, वो फोटो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में भी ट्राई करा उन्होंने, लेकिन अमित शाह ने उनको। तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रेड ऑफ है कि आप आंदोलन को होने दें तो बहुत सारी दिक्कत आएगी, और ये कुछ नेता बड़े भी बन जाएंगे, या फिर आप इनको थका दें, या फिर वो फोटो दे दें। वो फोटो अपॉर्चुनिटी की एक खाकी पुलिस वाला एक बुर्का पहनी महिला को ट्रक में डाल रहा है। शाहीन बाग में इस फोटो का इंतजार था, आपको पता है वो फोटो नहीं दी, वो फोटो अमित शाह ने मिलने नहीं दी, उनको थका दिया, थका कोरोना आके वो आंदोलन ही खत्म हो गया। और यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से मैं देखता हूँ ये किसान आंदोलन जा रहा है आगे। जी। और चुनाव के बाद मुझे लगता है इसकी जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो इसमें फेल होंगे, सक्सीड होंगे, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव के बाद इसका कोई ऑब्जेक्टिव बचेगा नहीं, तो अपने आप ये घर चले जाएंगे अपने। चलते एक लास्ट सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ से राकेश टिकैत आते हैं, जहाँ पूरा गन्ना बेल्ट है, अभी पिछले दिनों सुदर्शन न्यूज़ में भी एक इंटरव्यू उनका आया था, और एक सवाल पर वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने का प्राइस सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। ऐसे समय में जहां वो उसको एमएसपी से जोड़ करके देख रहे हैं, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता है। पंजाब के अंदर ये सारे के सारे लॉज पहले से ही चल रहे थे। आगे भविष्य में अमरिंदर सिंह की राजनीति या फिर ये पूरे आंदोलन की जो राजनीति है, इसका क्या भविष्य देखते हैं इस एस्पेक्ट में? देखिए 3-4 चीज़ें हैं। जो 3 लॉज हैं, इसमें जो बड़ी बातें हैं कि हम मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं क्या, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं क्या। ऐसा नहीं था कि प्रयोग नहीं हो रहे थे, ये प्रयोग हो रहे थे, बस इन पे एक तरह का अमली जामा नहीं चढ़ा था कि अगर मेरे साथ गड़बड़ हो जाए मैं कोर्ट में नहीं जा सकता था, क्योंकि पहले वो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट थे। अब तो बल्कि लॉ ने उनको फॉर्मल कर दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री का पार्ट है। वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी में तो गेहूं और धान तो बहुत कम होता है। वेस्ट यूपी तो गन्ना की बेल्ट है, वहाँ पे तो मंडी है ही सिस्टम नहीं। गन्ना किसे बेचा जाता है? मंडियों में नहीं बेचा जाता है वो गन्ना चीनी मिलों को बेचा जाता है, और वो भी सेट हो जाता है। पहले गन्ना पर्चियां बढ़ जाती है कि आपका कितना गन्ना खरीदा जाएगा, आपका कितना गन्ना खरीदा जाएगा, और अनप्रेसिडेंटेड पेमेंट हुए। अब पेमेंट भी सरकार नहीं करती है, सरकार ने बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करे, एस्क्रो अकाउंट्स बना लिए हैं कि जैसे ही जो गन्ना चीनी मिल है वो चीनी बेचेगी, जो उससे पैसा आएगा एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा, वो किसी और के लिए नहीं यूज कर सकता। उसमें जो गन्ना अधिकारी होगा वो भी उसमें सिग्नेटरी होगा, जिससे वो किसानों को पैसा चला जाए। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए पेमेंट हुई है। गन्ने का रेट बढ़ गया, तो यहाँ का तो गन्ना किसान बहुत खुश है। वो तो आप रैली में इकट्ठा करके बुला लेते हैं किसी को। यहाँ पे तो धान का गेहूं का ज्यादा बड़ा किसान ही नहीं है, और यहाँ पे मंडी का सिस्टम ही नहीं उतना बड़ा। वो तो पूर्व यूपी में जहाँ पे आंदोलन ही नहीं हो रहा है। अब आती है बात पंजाब की। पंजाब में तो इस तरह की चीजें पहले ही हो रही थी। आप कितनी बार अडानी के लोगों की उनकी मीटिंग्स देख सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो काफी फॉरवर्ड लुकिंग सीएम थे, काफी प्रोग्रेसिव सीएम थे। हाँ, अब क्योंकि वो
इस पूरी गेम में नहीं फिट हो पाए, तो वो बाहर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से इस पूरे अशांति को डिसॉल्व करने के लिए वो काफ़ी बड़े प्लेयर हो सकते हैं। क्यों? दो बात, क्योंकि जट सिखों में जो इस आंदोलन में काफ़ी मुख्य है, उसमें उनका काफ़ी क्वाइन है, उनमें उनकी काफ़ी साख है, तो उनकी बात सुनी जाएगी। वो एक क्रेडिबल नेता है, वो नवजोत सिंह सिद्धू की तरह नहीं है कि मतलब थोड़ा सा यहाँ हंस लिए वहाँ हंस लिए, ठोको ताली बाजवा गाली लिख लिए, मतलब एक डिस्क्रेडिटेड नेता नहीं है वो नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी बात सुनी जाती है। और जो राजनीतिक धोखाधड़ी चल रही है कि पहले मैं बयान बोलूंगा फिर पलट दूंगा, पहले सबने तारीफ करी, इन लॉज की सबने तारीफ करी, और जब देखा कि अरे ये तो आड़ती है, इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो अगेंस्ट में हो रहा है, हमारी राजनीति खो रहे हैं, तो सब इसके पलट गए। तो मेरे ख्याल से कैप्टन अमरिंदर अपनी पार्टी बना के भाजपा के साथ मिलके या एक सोशली एक मूवमेंट चला के इस किसान आंदोलन को सही दिशा देके इसको कंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उनका जो बेबाकी है वो हमने देखी है, जब जलियांवाला बाग का रिनोवेशन हुआ था, और उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे दंगे करने या धरने देने की जरूरत नहीं है, जिसको देना है वो फ्री बिजली पानी वाले के यहाँ पर जाए, वहाँ जा करके दे सकता है। बहुत सारी चीज़ें आज आपने बताई हैं, और बहुत सारे ऐसे जो दिमाग में सवाल रहते हैं उनका भी आपने काफ़ी सारा सोल्यूशन दिया है। और शांतनु जी के पास में हम जब भी आते हैं हमें सभी सवालों के जवाब मिलते हैं, और आज भी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। राजनीतिक जो एक गिद्ध राजनीति है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है, और किस प्रकार से एक बढ़ते हुए प्रदेश को रोकने के लिए छटपटाती हुई राजनीति है उसके विषय में भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया है। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो उनको अच्छा लगा होगा, जानकारियां अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।